बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि है यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही कंटिन्यूएशन जारी है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात की थी और आज अभी के लेक्चर में हम पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात की थी और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे गैल्वानिक सेल के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि गैल्वानिक सेल या डेनियल सेल किसको कहते हैं। यहाँ से अभी हमें क्या पता चल गया कि दो तो इसके नाम हैं, इसको गैल्वानिक सेल भी कहते हैं और इसको डेनियल सेल भी कहते हैं। अच्छा जी, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक सेल था वैसे गैल्वानिक सेल भी जाहिरी बात है एक सेल है। कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। पिछले लेक्चर्स में हमने ये बात वाज़ेह कर दी थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और एक होता है गैल्वानिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, यानी इनपुट हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है लेकिन जो आउटपुट हमारा निकलता है वो होता है केमिकल एनर्जी का। अब ये जो दूसरी टाइप है यानी गैल्वानिक सेल या डेनियल सेल, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही टाइप है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी इनपुट जो है वो हम इसको देंगे केमिकल एनर्जी की फॉर्म में और जो आउटपुट मिलेगा वो हमें मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। एक तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, जो सबसे मेन बात है। दूसरी बात ये है कि उन दोनों सेल्स, इस सेल के बारे में हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसा ही है लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ होता है सेम जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ होता है। जाहिर है जब चार्ज आएगा, है ना, जब चार्ज आएगा और उस चार्ज का फ्लो होगा यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अच्छा जी, तीसरी बात ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने ये कहा था कि भाई उसमें जो रिएक्शन होता है वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो गैल्वानिक सेल है उसमें रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इस सेल को डेनियल सेल भी कहते हैं या वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। और इसको गैल्वानिक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि लुगी गैल्वानी ने इसका नाम रखा था या इसको डिस्कवर किया। तो आपको पता है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में यानी साइंस में जब कोई साइंटिस्ट कोई डिस्कवरी करता है, ठीक है, कोई इन्वेंशन करता है तो उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम उसी साइंटिस्ट के नाम से जोड़ दिया जाता है और उसी साइंटिस्ट के नाम से याद रखा जाता है। तो अब यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई कि गैल्वानिक सेल एक सेल है। यूजेज क्या है, पर्पस क्या है इस सेल का, कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, प्रोडक्शन ऑफ करंट होती है। किसके थ्रू होती है? बाय प्रोवाइडिंग केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी हमारा इनपुट होता है और एज आउटपुट हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। एक बात हो गई। दूसरी चीज़ जो हमने कही वो हमने ये कहा कि यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं वो स्पॉन्टेनियस है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है, यानी बार बार उसको कुछ नहीं चाहिए। एक बार ये स्टार्ट हो गए तो फिर ये स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे क्या आई कि स्पॉन्टेनियस तो है लेकिन स्पॉन्टेनियस कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स RED रिडक्शन के लिए, OX किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। तो रिडॉक्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी प्रोसेस में, किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ ही साइमल्टेनियसली हो रहे हो, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। तो यहाँ से हमें एक और क्या बात पता चली कि यहाँ पे तो भाई ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। नाम इसके कितने पड़ गए? गैल्वानिक सेल अलग है, डेनियल सेल भी कहते हैं, वोल्टेइक सेल भी कहते हैं और गैल्वानिक सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि लुइगी गैल्वानी ने इसको बनाया था। क्लियर हो गई यहाँ तक बात?
ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि इसमें अगेन दो अलग अलग मेटल्स हैं जिनको कनेक्ट किया जाता है सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है, या पोरस डिस्क से, ठीक है। दो हमारे पास अलग अलग मेटल्स हैं, उन मेटल्स को कनेक्ट किया गया है सॉल्ट ब्रिज के साथ या फिर पोरस डिस्क के साथ, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों को कनेक्ट करना है ना आपस में। तो या तो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जो है वो मूवमेंट होगी या फिर पोरस डिस्क के थ्रू, पोर्स होंगे तो भी मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है, बिटवीन द इंडिविजुअल हाफ सेल्स। अब यहाँ पे हाफ सेल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, दो डिफरेंट मेटल्स ले रहे हैं। अब वो किस फॉर्म में है ये जरा हम डायग्राम में देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि भाई इसको इंडिविजुअल हाफ सेल किस लिए कह रहे हैं, ठीक है। एक डायग्राम शोन है हमारे पास, ठीक है, उसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे सारी की सारी बात क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, ये आ गया हमारे पास गैल्वानिक सेल। क्या कह रहे थे अभी हम कि हमारे पास दो मेटल्स है, ठीक है, दो मेटल सोल्यूशन है, ठीक है, एक हमारे पास जिंक है, दूसरा जो हमारे पास कॉपर का सोल्यूशन है। बीच में हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट के लिए क्या यूज किया? पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, सॉल्ट है ये हमारे पास। ये देखें यहाँ पर ये सोल्यूशन और ये सोल्यूशन, ये किसके हैं दोनों? ये है मेटल के सोल्यूशन। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास दो डिफरेंट मेटल्स हैं, उन दो डिफरेंट मेटल्स के सॉल्यूशन को हमने कनेक्ट किया है किसके थ्रू? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, ठीक है। साथ ही साथ जैसे हर सेल में होता है, इलेक्ट्रोड जो है वो हर सेल में मौजूद होते हैं, ठीक है जी, ये चीज याद रखिएगा। दो तो जरूर होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे एक कैथोड है और एक हमारे पास है एनोड। अब अगर आप पिछला लेक्चर याद करो, वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपने ये चीज याद रखनी। कौन सी चीज थी? चार्जेस की। चार्जेस के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज है ये आपने याद रखना है। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे थे तो तब हमारे पास ये जो कैथोड है ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं था, ये हमारे पास था नेगेटिवली चार्ज्ड, और जो एनोड है वो हमारे पास क्या था? पॉजिटिवली चार्ज था। इसीलिए एनाइंस जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो एनोड के पास भाग रहे थे और कैटाइंस जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो कैथोड के पास भाग रहे थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है और गैल्वानिक सेल में कैथोड पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और गैल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, ठीक है जी। तो जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फर्क है, वहां पे हमारे पास इन इलेक्ट्रोड्स के चार्ज का भी फर्क है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा जी, तो वापस आ जाते हैं। हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स है, एक कैथोड है और एक जो है एनोड है, ठीक है जी। साथ में हमारे पास यहाँ पे वोल्ट मीटर प्लेस हुआ है जो कि हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी बताएगा, वोल्ट्स बताएगा कि कितने वोल्ट्स की एनर्जी हमें मिली है, ठीक है। डिटेक्टर, एज अ डिटेक्टर ये यूज हो रहा है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब इसीलिए आप देखो ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है सेल का, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? हाफ सेल्स कह रहे हैं। हाफ सेल, हाफ सेल, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अच्छा जी, अब हम जरा आ जाते हैं रिएक्शन पे। यहाँ पे आप देखो अगेन क्या क्या कुछ हो रहा है कि यहाँ से जो जिंक है, जिंक ने क्या किया? दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक है। जिंक के पास कॉपर के मुकाबले में ज्यादा एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके, तो उसने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया और खुद क्या हो गया? चार्ज्ड पार्टिकल हो गया। कौन सा चार्ज आएगी इस पे? +2 का चार्ज आ गया, ठीक है। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, ये दो इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ले लिए, ठीक है। इसलिए कॉपर पे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं आया, ठीक है। ये तो सिंगल रिएक्शन की बात हो गई। यहाँ पे आप यहाँ देखो कि ये जो सोल्यूशन है ये हमारे पास है एक्वस फॉर्म में,
चाहे कॉपर सल्फेट हो या फिर जिंक सल्फेट हो। तो जिंक सल्फेट से हम कौन सा हिस्सा यूज कर रहे हैं, जिंक यूज कर रहे हैं, और कॉपर सल्फेट से हम कौन सा हिस्सा यूज कर रहे हैं, कॉपर यूज कर रहे हैं। सल्फेट जो है वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो आयंस है ये किसी ना किसी इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे। ये जो सल्फेट आयंस है इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे रिएक्शन देखो तो जिंक, आपको पता है यहाँ पे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कॉपर जो थे उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए थे। तो ये यहाँ पे हमारे पास स्टेप वाइज था रिएक्शन, यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन हम देख रहे हैं कि जिंक अपने इनिशियल फॉर्म में था, ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है, अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। कॉपर जो था वो आयन की फॉर्म में था। कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी और रिएक्शन में लूज करके आया था। तो अब कॉपर को जरूरत थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो जिंक ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए कॉपर को। अब जिंक जो है वो प्लस की फॉर्म में आ गया, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। यही रिएक्शन जो हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि जिंक ने पहले इलेक्ट्रॉन लूज किए, वही इलेक्ट्रॉन कॉपर ने जाके गेन कर लिए। उसी रिएक्शन को हम जब एज अ होल लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, तो ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, फिर हम क्या कह रहे हैं कि आई गेस यही बात रिपीट हो रही होगी कि जिंक मेटल जो है उसके पास हाई टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, है ना, एज कंपेयर टू कॉपर। इसीलिए तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए और कॉपर ने ले लिए, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिंक के पास, जिंक के इलेक्ट्रोड पे। हम क्या कह रहे हैं, टेंडेंसी है जिंक में कि वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा लूज कर सके। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहलाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। तो जिस इलेक्ट्रोड के करीब जिंक है उस इलेक्ट्रोड पे मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्यों, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, ठीक है जी। किसके थ्रू हो रही है, एक्सटर्नल वायर के थ्रू हो रही है जो कि सर्किट से कनेक्टेड है, ठीक है। और कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ वो लूज कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि कॉपर ने गेन कर लिए इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब जिस इलेक्ट्रोड पे कॉपर मौजूद है उस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगी। क्यों, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। अब कॉपर हमारे पास था आयनिक फॉर्म में, ठीक है, कॉपर आयन की फॉर्म में था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स जिंक ने इसको दिए वो इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए और कॉपर जो था वो हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, न्यूट्रल फॉर्म में आ गया। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो गया। एक नजर हम वापस पीछे चले जाते हैं डायग्राम पे, तो आप देखो यहाँ पे जहाँ पे कॉपर था वहाँ पे रिडक्शन हुई, ठीक है। रिडक्शन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पे जिंक पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, यानी जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दिए कॉपर ने। किसके थ्रू, वायरिंग के थ्रू, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, ठीक है। तो एक एंड पे यानी एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई, साथ ही साथ कैथोड पे हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए हमने स्टार्ट में ही कह दिया था कि ये जो गैल्वानिक सेल है इसमें रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ हो रही होती है। तो एज अ रिजल्ट इन आयंस के पास होने की वजह से, इन आयंस के मूवमेंट होने की वजह से क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है जी। यहाँ पे हम दोबारा जरा रिएक्शन देख लेते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आप देखो जिंक सॉलिड फॉर्म में था, पूरा जो सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का, ठीक है, जिंक सल्फेट का जो पूरा सोल्यूशन था वो हमारे पास एक्वस फॉर्म में था, लेकिन हमारा काम सिर्फ जिंक के साथ है, हम जिंक की बात कर रहे हैं। जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कहाँ पे, एनोड पे। अच्छा, इस रिएक्शन को आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा
ठीक है, इसको आप देख लें, आपकी बुक में ये रिएक्शन इस तरह से लिखा होगा। ठीक है, इस एरो पे ऑक्सीडेशन लिख सकते हो आप, और नीचे आप लिख दोगे कि ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास Zn+2 आ गया। ठीक, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये जरा मुश्किल है टाइप करना, तो हम इसको समझाने के लिए ऐसे लिख लेते हैं। इस रिएक्शन को या इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप लिखोगे अपने पास जब आप एग्जाम्स में जाओगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे हो रही है, कि एनोड पे हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर पे क्या है, +2 का चार्ज है। ठीक है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। +2 का चार्ज क्या शो कर रहा है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में जिंक ने रिलीज कर दिए थे, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेगा। ठीक है, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके पास। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिडक्शन हो रही है। ठीक है, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की 4 डेफिनेशन है, उनमें से कोई एक भी फुलफिल हो रही हो तो भी हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। तो रिड्यूस होके कॉपर जो है वो न्यूट्रल हो गया, और ये सब कहाँ पे हो रहा है, ये कैथोड पे हो रहा है। इस रिएक्शन को भी आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो। ओवरऑल रिएक्शन जब हम देखेंगे तो अगेन जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए कॉपर आयन को, और हमारे पास कॉपर बन गया, और जिंक जो है वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब वो जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसकी तो अभी तक कोई बात ही नहीं आई। वो वोल्ट मीटर भी कोई ना कोई काम तो करेगा ना। तो वो वोल्ट मीटर एज अ डिटेक्टर यूज हो रहा है, जो कि हमें वोल्टेज कैलकुलेट करके बताएगा। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है कि कंप्लीट सेल का जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, एनर्जी ऑक्सीडेशन के दौरान और एनर्जी रिडक्शन के दौरान। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन के एंड पे 0.76 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास रिडक्शन की जगह पे क्या आ रही है, 0.34 की वैल्यू आ रही है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एज अ रिजल्ट हम क्या कहेंगे कि ये जो सेल है पूरा, ये गैल्वेनिक सेल जो है, ये कितना वोल्टेज करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये 1.10 वोल्ट करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारी जो इनिशियल बात थी, सबसे स्टार्टिंग वाली बात क्या थी कि केमिकल एनर्जी प्रोवाइड हो रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ से क्या जाहिर हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। गैल्वेनिक सेल जो है वो जाहिर है जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बहुत यूज होता है उसका। ठीक है, और लेड एसिड बैटरीज जो है वो इसी बेसिस पे बनी हुई है, यानी लेड एसिड बैटरीज जो है उसमें सारा का सारा जो रिएक्शन फिनोमिना है वो यही गैल्वेनिक सेल का यूज हुआ है। डिफरेंस देख लेते हैं गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दरमियान। गैल्वेनिक सेल में अभी हमने देखा कि केमिकल एनर्जी चेंज हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की थी डायरेक्ट करंट के फॉर्म में, और उसको चेंज किया था केमिकल एनर्जी में। यहाँ पे एनोड जो है नेगेटिव था हमारे पास, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव था। यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव है लेकिन कैथोड नेगेटिव था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। यहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी ना, रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा था। वोल्ट मीटर तो हमें सिर्फ वोल्टेज बता रहा था, लेकिन यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। क्यों? क्योंकि हमने बैटरी कनेक्ट की थी जो कि डायरेक्ट करंट प्रोवाइड कर रही थी। इसमें एक्सटर्नल कोई वोल्टेज सोर्स नहीं चाहिए, इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्टेड था जो कि सिर्फ वोल्टेज बता रहा था हमें। ठीक है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है, यानी कुछ वोल्ट करंट के कनेक्टेड है, तभी जो है हमारे पास रिएक्शन हो रहा है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।